नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं J.L. कॉलिंस की किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ पर। और हमारा मकसद सिर्फ इस किताब के नियमों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पैसे और निवेश की ये जो दुनिया है, जिसे इतना मुश्किल बना दिया गया है, उसका सबसे सीधा रास्ता क्या हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कोई फाइनेंस गुरु नहीं है। J.L. कॉलिंस ने ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए लिखा था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पैसे को लेकर तनाव में जिए। तो इसकी भाषा में कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बस एक पिता की अपनी बेटी को सीधी सीधी सलाह है। और शायद इसीलिए ये किताब इतनी असरदार है। ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं देती। ये कहती है कि अमीर बनने के लिए आपको कोई अगला बड़ा स्टॉक खोजने की जरूरत नहीं है। बस 3 सरल नियम है जिन्हें अनुशासन से निभाना है। ये अरबपति बनाने वाली किताब नहीं है, ये आर्थिक रूप से आजाद बनाने वाली किताब है। बिल्कुल। और किताब का जो केंद्रीय संदेश है वो ये है कि दौलत बनाना मुश्किल नहीं है, लोग उसे मुश्किल बना देते हैं। और हमारी आज की बातचीत इसी एक लाइन को परत दर परत खोलने की कोशिश करेगी। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। और ये सुनने में शायद दुनिया की सबसे बोरिंग सलाह लगेगी। अपनी कमाई से कम खर्च करो। हम सब ने बचपन से सुना है ना? लेकिन किताब कहती है कि 90% लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो ये मामूली सी बात नहीं कर पाते हैं। तो सवाल ये है कि जो इतना आसान लगता है वो असल में इतना मुश्किल क्यों है? ये बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हमारी कमाई में नहीं, हमारे दिमाग में है। समस्या अक्सर कम आमदनी नहीं होती, समस्या है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे ही किसी की सैलरी 10% बढ़ती है, उसके खर्चे 12% बढ़ जाते हैं। नया फोन, बड़ी गाड़ी, बेहतर रेस्टोरेंट्स। हाँ, हम अपनी बढ़ी हुई आमदनी को आज़ादी खरीदने का जरिया नहीं समझते, हम उसे और ज्यादा चीजें खरीदने का लाइसेंस मान लेते हैं। बिल्कुल। और इसमें सामाजिक दबाव का भी तो बहुत बड़ा हाथ है ना, कि अगर दोस्त कहीं छुट्टियां मना रहे हैं तो हमें भी जाना है। वो स्टेटस बनाए रखने का प्रेशर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कॉलिंस एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो होता है जिसे कम चाहिए। ये पूरी तरह से एक माइंडसेट का खेल है। और सीधी सी बात है, अगर महीने के अंत में बचत दी नहीं है तो निवेश की तो बात ही शुरू नहीं हो सकती। ये पहला कदम है, इसके बिना बाकी सब बेकार है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी ने पैसे बचाने की आदत डाल ली। अब महीने के आखिर में कुछ पैसे हैं, पर यहीं पर एक और जाल है जिसमें लोग फंसते हैं, और वो हमें दूसरे नियम पर लाता है, कर्ज। किताब तो इसे लेकर बहुत सख्त है। सख्त से भी ज्यादा। किताब में कर्ज की तुलना सीधे सीधे गुलामी से की गई है। सुनने में शायद ये शब्द कठोर लगे, पर इसके पीछे का तर्क बहुत साफ है। जब आप कर्ज में होते हैं तो आपकी कमाई का एक हिस्सा आपका है ही नहीं, वो किसी और का है, और आप उसे चुकाने के लिए काम करने पर मजबूर हैं। तो ये आपकी आजादी छीन लेता है। हाँ, चाहे आपको वो काम पसंद हो या ना हो, आपको करना पड़ेगा। पर लोग अक्सर अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की बात करते हैं, जैसे होम लोन या एजुकेशन लोन। इन्हें तो एक तरह का निवेश माना जाता है। क्या किताब इस पर कुछ कहती है? देखिए, किताब इस बारीकी को समझती है, लेकिन एक शुरुआती व्यक्ति के लिए जो अपनी यात्रा अभी शुरू कर रहा है, उसके लिए नियम जानबूझकर सरल रखा गया है। कर्ज से हर कीमत पर बचो, क्योंकि अच्छा कर्ज भी आपके कैश फ्लो पर एक बोझ तो है ही। तक आपको एक निश्चित रकम हर महीने कमानी ही होगी। ये आपके रिस्क लेने की क्षमता को कम कर देता है। आप नौकरी नहीं बदल सकते क्योंकि सिर पर ईएमआई की तलवार लटक रही है। ये बात सोचने वाली है। मतलब कर्ज सिर्फ एक गणित की समस्या नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बोझ भी है जो हमारे जीवन के विकल्प छीन लेता है। किताब की एक लाइन है, कर्ज आपको अपने भविष्य से पैसे उधार लेने पर मजबूर करता है। एकदम सही। आप आज की इच्छाओं के लिए अपने कल की आजादी बेच रहे होते हैं, और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने का जो तनाव होता है वो आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देता है। ठीक है, तो पैसे बचा लिए, कर्ज से दूर रहे, अब उन बचे हुए पैसों का करें क्या? यहीं पे ज्यादातर लोग भटक जाते हैं, और शायद यहीं इस किताब का सबसे जरूरी आइडिया सामने आता है। तीसरा नियम, सरलता से निवेश करें। और यहीं पर किताब वो सारी बातें खारिज कर देती है जो हमें टीवी और अखबारों में सिखाई जाती हैं। कॉलिंस कहते हैं कि ज्यादातर निवेशक बाजार से नहीं हारते, वो अपनी ही गलतियों से हारते हैं। अपनी गलतियों से मतलब वो हॉट टिप्स के पीछे भागते हैं, बाजार के चढ़ने पर लालच में आकर खरीदते हैं और गिरने पर डर के बेच देते हैं। इसलिए उनका पहला सुझाव है कि क्या नहीं करना है। स्टॉक चुनना बंद करो, डे ट्रेडिंग बंद करो, और एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों को सुनना बंद करो।
लेकिन ये तो थोड़ा अजीब लगता है। अगर हम खुद रिसर्च करके अच्छी कंपनियां नहीं चुनेंगे तो पैसा कैसे बनेगा? क्या ये आलसी लोगों का तरीका नहीं है? ये आलसी नहीं बल्कि स्मार्ट तरीका है, और इसके पीछे दशकों का डेटा है। किताब अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है कम लागत वाले इंडेक्स फंड पर। ये एक ऐसा आइडिया है जिसे वॉरेन बफेट तक आम निवेशक के लिए सबसे अच्छी सलाह मानते हैं। इंडेक्स फंड, इसे सरल भाषा में समझाएंगे, ये काम कैसे करता है? बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि शेयर बाजार एक बहुत बड़ा घास का ढेर है। ज्यादातर लोग उसमें से एक चमत्कारी सुई यानी अगली सुपरहिट कंपनी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इंडेक्स फंड कहता है, सुई खोजने की कोशिश मत करो, पूरी घास की ढेर ही खरीद लो। पूरी घास की ढेर खरीद लो। हाँ, मतलब एक एक कंपनी पर दांव लगाने से बेहतर है आप पूरे बाजार में ही निवेश कर दो। जैसे भारत में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देश की टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा लगा देता है। लेकिन ये पूरे बाजार को खरीद लो वाली बात थोड़ी, मतलब इसमें तो अच्छी और बुरी दोनों तरह की कंपनियां आ गई है ना। एक एक्सपर्ट जो अच्छी कंपनियां चुन सकता है वो ज्यादा रिटर्न नहीं देगा। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं 99% निवेशक गलती करते हैं। अच्छा। आंकड़े बार बार दिखाते हैं कि लंबी अवधि में 90% से ज्यादा एक्सपर्ट फंड मैनेजर भी इंडेक्स को नहीं हरा पाते। अच्छा। हाँ, इसकी दो मुख्य वजह हैं। पहली, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है जो आपके रिटर्न को खा जाती है, और दूसरी, वो भी तो इंसान है, लालच और डर के शिकार वो भी होते हैं। इंडेक्स फंड इस पूरी रेस से ही हट जाता है। वो कहता है, मुझे जीतना नहीं है, मुझे बस रेस में बने रहना है। और लंबे समय में सिर्फ बने रहना ही जीत की गारंटी बन जाता है। ये बोरिंग है पर ये काम करता है। वाह, ये घास का ढेर खरीदने वाला आइडिया तो वाकई निवेश से जुड़ी सारी चिंता खत्म कर देता है। आपको रोज बाजार देखने की जरूरत नहीं, किसी एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत नहीं। और जब हम इस तरह निवेश करते हैं तो एक और जादुई चीज हमारी मदद करती है, समय की ताकत, यानी कंपाउंडिंग। जी, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। ये एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है जिसे आप पहाड़ी से लुढ़काते हैं। शुरुआत में वो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसका आकार बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए कोई 25 साल का युवा हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए इंडेक्स फंड में डालता है। अगर उसे औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिले तो 10 साल बाद उसके पास लगभग 23 लाख रुपए होंगे। ठीक ठाक है। 20 साल बाद ये रकम करीब 1 करोड़ हो जाएगी। लेकिन 30 साल बाद ये रकम लगभग 3.5 करोड़ हो जाएगी। अरे, आखिरी के 10 सालों में पैसा पहले 20 सालों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा। यही कंपाउंडिंग का जादू है। इसीलिए किताब कहती है, बाजार का सही समय मत ढूंढो, बाजार में समय बिताओ। बाजार में समय बिताओ, इसका मतलब सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में भी टिके रहना। एग्जैक्टली। और यहीं पर शायद सबसे बड़ी चुनौती आती है। जब बाजार क्रैश होता है, सुनने में अच्छा लगता है कि गिरावट एक सेल है, पर जब कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई को 30-40% गिरते हुए देखता है, उस वक्त ये ज्ञान काम नहीं आता। उस डर से कैसे निपटा जाए? हाँ, और ये किताब का सबसे परिपक्व हिस्सा है। किताब साफ कहती है, बाजार गिरेगा और बार बार गिरेगा। ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। समस्या बाजार का गिरना नहीं है, समस्या हमारी प्रतिक्रिया है। लोग घबराकर बेच देते हैं और अपने अस्थायी नुकसान को स्थायी बना लेते हैं। कॉलिंस कहते हैं, बाजार धैर्य को पुरस्कार करता है और घबराहट को दंडित करता है। पर उस घबराहट को नियंत्रित कैसे करें? इसका तरीका है अपना नजरिया बदलना। जब आपकी पसंदीदा दुकान पर 50% की छूट मिलती है तो आप दुखी होते हैं या खुश? खुश होते और ज्यादा सामान खरीदते हैं। बिल्कुल। बाजार में गिरावट भी एक ऐसी ही सेल है। आपकी पसंदीदा कंपनियों के शेयर आपको सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। एक समझदार निवेशक के लिए ये डरने का नहीं बल्कि और ज्यादा निवेश करने का मौका है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार का उतार चढ़ाव नहीं बल्कि आपका अपना डर है। तो अगर कोई इन नियमों को सच में अपना ले, कम खर्च करे, कर्ज से दूर रहे, इंडेक्स फंड में नियमित निवेश करे और बाजार गिरने पर घबराए नहीं, तो आखिर में उसे मिलता क्या है? इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और इसका मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां काम करना आपके लिए एक विकल्प हो, मजबूरी नहीं। आप इसलिए काम करें क्योंकि आपको उस काम से प्यार है, न कि इसलिए कि आपको घर के बिल चुकाने हैं। और इसे नापने का कोई तरीका है कि कोई कब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है?
इसका नियम भी बेहद सरल है। जब आपके निवेश से होने वाली सालाना आमदनी आपके सालाना खर्चों के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो आप आजाद हैं। उस दिन के बाद आपको पैसे के लिए कभी काम करने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इसी से जुड़ा किताब में एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है FU मनी। ये क्या है? हाँ, ये थोड़ा बोल्ड शब्द है, पर इसका आइडिया बहुत शक्तिशाली है। FU मनी वो पैसा है जो आपको किसी भी खराब स्थिति को ना कहने की हिम्मत देता है। वो बुरा बॉस जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो नौकरी जो आपकी मानसिक शांति छीन रही है, ये पैसा आपको उठकर ये कहने की ताकत देता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अमीर होने के बारे में नहीं है, ये अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बारे में है। ये उस आजादी के बारे में है जहां आप अपना समय और अपनी ऊर्जा अपनी शर्तों पर खर्च कर सकते हैं। यही असली इनाम है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों की नहीं, जीवन की आजादी है। वाकई ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो चलिए इस पूरी चर्चा का सार निकालते हैं। अगर हमें द सिंपल पाथ टू वेल्थ के मुख्य बिंदुओं को याद रखना हो तो वो 5 सरल लाइनें हैं। पहला, अपनी कमाई से कम खर्च करो। दूसरा, कर्ज से बचो। तीसरा, पूरी घास की ढेर खरीदो, यानी कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करो। चौथा, समय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। और पांचवा, जब बाजार गिरे तो डरो मत, इसे एक अवसर समझो। एकदम सही सार है। ये कोई जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, ये हमेशा के लिए अमीर और आजाद रहने की एक ठोस और भरोसेमंद रणनीति है। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। किताब के नियम बहुत सरल और तार्किक हैं, जैसा कि हमने देखा। तो सवाल ये है कि अगर धन बनाने के ये नियम इतने आसान हैं, तो वो कौन सी सबसे बड़ी भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक बाधा है जो लोगों को असल जिंदगी में इन पर चलने से रोकती है? शायद इसका जवाब हमें पैसे से ज्यादा खुद के बारे में सिखाएगा।